5G ने हमें रफ्तार का स्वाद तो चखाया, लेकिन कई वादे मतलब अधूरे रह गए। बिल्कुल। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल गोविंद पाठक की किताब 6G अनलीश्ड के जरिए ये समझने की कोशिश है कि 6G सिर्फ एक अपग्रेड क्यों नहीं है, बल्कि कनेक्टिविटी का एक नया जन्म है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे 5G की जो अधूरी कहानी थी वो 6G की क्रांति को जन्म दे रही है। तो शुरू करने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि 5G एक तरह की नाकामी थी, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई थी पर असलियत में वैसा अनुभव हर किसी को नहीं मिला? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नाकामी शायद सही शब्द नहीं होगा। मैं कहूँगा कि 5G एक बहुत प्रतिभाशाली छात्र था जिसने अपने 3 मुख्य विषयों में तो टॉप किया। अच्छा, हाँ। हाँ, लेकिन कुछ जरूरी इम्तिहानों में फेल हो गया। किताब बताती है कि उसने अपने 3 वादे पूरे किए। पहला था EMBB यानी बेहतर मोबाइल ब्रॉडबैंड। मतलब तेज स्पीड? बिल्कुल, तेज डाउनलोड स्पीड। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कई शहरों में लोगों को 1 से 2 जीबीपीएस तक की स्पीड मिली। इतनी तेज कि आप एक 4K मूवी कुछ ही सेकंड में डाउनलोड कर लें। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और बाकी 2 वादे? दूसरा वादा था URLC, जिसका सीधा सा मतलब है भरोसे वाला तत्काल कनेक्शन। सोचिए, एक सर्जन हजारों मील दूर से रोबोट से ऑपरेशन कर रहा है। अगर कमांड देने और रोबोट के हिलने में एक पल की भी देरी हो तो नतीजा भयानक हो सकता है। सही बात। 5G ने इस देरी को 5 मिलीसेकंड तक कम कर दिया, जो जर्मनी की रोबोटिक फैक्ट्रियों के लिए काफी था। और तीसरा? और तीसरा वादा था MMTC, यानी एक साथ लाखों करोड़ों मशीनों को जोड़ने की क्षमता। सिंगापुर और दुबई जैसे स्मार्ट शहरों ने इसका इस्तेमाल किया, जहां ट्रैफिक लाइट से लेकर कूड़ेदान तक सब कुछ एक ही नेटवर्क पर बात कर रहा था। किताब में टोक्यो ओलंपिक में AR/VR स्ट्रीमिंग का उदाहरण भी दिया गया है, और भारत में जियो और एयरटेल के VONR मतलब वॉइस ओवर न्यू रेडियो के पायलट प्रोजेक्ट्स का भी। जी। तो फिर समस्या कहाँ आई? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि फ़ोन पर 5G का निशान दिखता है, पर एक तस्वीर तक लोड नहीं होती, खासकर जब मैं किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में होती हूँ। बस आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर 5G की सीमाएं सामने आती हैं। गोविंद पाठक इसे अपनी किताब में 5G की 4 दीवारें कहते हैं, जिनसे वो टकरा गया। 4 दीवारें? हाँ, पहली दीवार है कवरेज। 5G की तेज स्पीड के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी MM वेव सिग्नल इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं। नाजुक मतलब? वो दीवारों, शीशों और यहाँ तक कि तेज बारिश से भी रुक जाते हैं। इसलिए आपको बेसमेंट में या घनी आबादी वाले इलाकों में इमारतों के अंदर सिग्नल नहीं मिलता। ठीक है, ये पहली दीवार हुई। और दूसरी? दूसरी दीवार है लेटेंसी या देरी। 5 मिलीसेकंड सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन भविष्य की तकनीकों के लिए ये बहुत ज्यादा है। जैसे जब गाड़ियां आपस में बात करके चलेंगी, या जब आप मेटावर्स में किसी से हाथ मिलाएंगे, तो आपको माइक्रोसेकंड स्तर की प्रतिक्रिया चाहिए, यानी 1000 गुना तेज। 5G ये नहीं कर सकता। तीसरी दीवार है ऊर्जा की खपत। 5G के मैसिव मीमो एंटेना जो ज्यादा डेटा संभालते हैं, वो 4G की तुलना में 2 से 4 गुना ज्यादा बिजली खाते हैं। अरे बाप रे। हाँ, ये पर्यावरण के लिए और कंपनियों की लागत के लिए भी टिकाऊ नहीं है। और चौथी दीवार? चौथी दीवार है सुरक्षा। 5G का आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिससे ये लचीला तो बनता है, लेकिन हैकर्स के लिए नए दरवाजे भी खोल देता है। हमले की सतह बढ़ गई, जिससे नई कमजोरियां पैदा हुईं। तो संक्षेप में 5G ने हमें रफ्तार दिखाई, पर वो रफ्तार हर जगह, हर समय, हर किसी के लिए नहीं थी। बिल्कुल। और यहीं से 6G की कहानी शुरू होती है, जो इन चारों दीवारों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। वाह, मतलब 6G को इन समस्याओं के समाधान के तौर पर ही सोचा गया है। तो चलिए एक एक करके इन दीवारों को तोड़ते हैं। सबसे पहले कवरेज की समस्या। ये नो सिग्नल की परेशानी 6G कैसे खत्म करेगा? इसके लिए 6G एक 3 तरफा रणनीति अपनाता है। पहला है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स या NTN। नॉन टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर नहीं है। सही। इसका मतलब है कि हमारे जमीनी टावरों के साथ अब अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स और हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स भी नेटवर्क का हिस्सा होंगे। अच्छा। LEO और जियो सैटेलाइट्स मिलकर एक ऐसा जाल बना देंगे जो दुनिया के हर कोने को कवर करेगा, चाहे वो हिमालय का कोई दूर का गांव हो या प्रशांत महासागर का कोई जहाज। मतलब 100% वैश्विक कवरेज। जी हाँ, 100% वैश्विक कवरेज। ये तो कमाल है। मतलब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे बेसमेंट की समस्या का क्या? वहां तो सैटेलाइट का सिग्नल भी नहीं पहुंचेगा। आपके बेसमेंट के लिए दूसरा समाधान है रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस यानी RIS। ये कुछ ज्यादा ही टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में समझिए,
कल्पना कीजिए कि आपकी दीवारों पर एक ऐसा स्मार्ट पेंट या वॉलपेपर लगा है जो अदृश्य है। ये सतह बाहर से आ रहे सिग्नल को पकड़कर उसे मोड़ सकती है और आपके कमरे के हर कोने तक पहुंचा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक आईना रोशनी को मोड़ता है। अच्छा, और इसमें बिजली भी बहुत लगती होगी? यही तो खास बात है, ये लगभग 0 बिजली की खपत करता है। वाह। और तीसरा समाधान है सेल फ्री माइमो। आज हमारा फोन एक टावर से दूसरे टावर पर स्विच करता है, जिसे हैंडओवर कहते हैं, और इसी में कॉल ड्रॉप होती है। हाँ, ये तो बहुत होता है। सेल फ्री आर्किटेक्चर में हजारों छोटे एंटेना मिलकर एक विशाल अदृश्य सेल बना देंगे। आप कहीं भी घूमें, आप हमेशा उसी एक सेल के अंदर रहेंगे। हैंडओवर की समस्या ही खत्म। ठीक है, तो कवरेज की समस्या हल होगी। लेकिन 5G की एक और बड़ी सीमा थी स्पीड और रिएक्शन टाइम की। ऐसा लगता था जैसे हमारे पास एक सुपर फास्ट हाईवे तो था, पर उस पर चलने वाली गाड़ियां हर सिग्नल पर रुक जाती थीं। बिल्कुल सही एनालॉग है। 6G इस ट्रैफिक जैम को कैसे खत्म करेगा? हाँ, बताइए। वो इसके लिए दोहरी रणनीति अपनाता है। पहला, वो हाईवे को ही बदल देता है। 5G के एम वेव से टेराहर्ट्ज रेडियो पर जाकर। टेराहर्ट्ज समझिए, एक ऐसी सड़क है जिस पर कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। ये 1 टेराबिट प्रति सेकंड तक की स्पीड दे सकता है। 1 टेराबिट? जी। और दूसरा, वो ट्रैफिक सिग्नल को ही हटा देता है। एआई को नेटवर्क के सेंटर से निकालकर सीधे आपके डिवाइस के पास लाकर, जिसे एज एआई कहते हैं। अच्छा। इससे फैसले तुरंत होते हैं। डेटा को प्रोसेस होने के लिए दूर सर्वर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन दोनों के मेल से लेटेंसी माइक्रोसेकंड से भी नीचे चली जाती है। 1 मिनट, आपने एआई का जिक्र किया। किताब में एक शब्द है एआई नेटिव कोर। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि नेटवर्क खुद सोचने लगेगा? ये फायदेमंद होने के साथ साथ थोड़ा डरावना भी लगता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। इसे ऐसे समझिए, 5G नेटवर्क में एआई एक बहुत होशियार मैकेनिक की तरह है, जिसे आप समस्या होने पर बुलाते हैं। लेकिन 6G नेटवर्क में एआई खुद उस गाड़ी का इंजन और दिमाग है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही महसूस कर लेता है कि आगे ट्रैफिक ज्यादा है और आपका रास्ता बदल देता है। मतलब खुद से? हाँ, या अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए खुद ही अपनी सर्विसिंग कर लेता है। ये नेटवर्क का हिस्सा नहीं, नेटवर्क ही है। ये खुद को ठीक करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और खुद को ऑप्टिमाइज करेगा, वो भी बिना किसी इंसानी दखल के। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और किताब में एक और चीज का जिक्र है जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है, इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन, या ISA। ये क्या बला है? ये शायद 6G की सबसे क्रांतिकारी चीज है। अब तक हमारे फोन का सिग्नल सिर्फ एक काम करता है, डेटा लाना और ले जाना। सही है। ISA में वही एक रेडियो तरंग 2 काम करेगी। वो डेटा तो भेजेगी ही, साथ में रडार की तरह अपने आसपास के माहौल को महसूस भी करेगी। महसूस करेगी मतलब जो सिग्नल आपके फोन पर वीडियो चला रहा है, वही सिग्नल ये भी बता सकता है कि कमरे में कितने लोग हैं, उनकी हलचल क्या है, या सड़क पर कौन सी गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है। रुकिए, ये तो अद्भुत है। लेकिन क्या इसमें निजता मतलब प्राइवेसी का एक बड़ा खतरा नहीं है? अगर मेरा नेटवर्क ये महसूस कर सकता है कि मेरे कमरे में कितने लोग हैं, तो ये जानकारी कौन देख सकता है? क्या हम हर समय निगरानी में रहेंगे? ये एक बेहद जरूरी सवाल है और 6G के विकास में इस पर बहुत बहस हो रही है। किताब के अनुसार ISAC का उद्देश्य व्यक्तियों की जासूसी करना नहीं है। तो फिर क्या है? ये डेटा ज्यादातर अज्ञात मतलब एनोनिमाइज्ड और सामूहिक स्तर पर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के लिए ये पता लगाना कि एक मॉल के किस हिस्से में ज्यादा भीड़ है ताकि एयर कंडीशनिंग को एडजस्ट किया जा सके। अच्छा। या ये जानना कि सड़क पर गाड़ियों के बीच कितनी दूरी है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ये किसी व्यक्ति की पहचान नहीं करेगा बल्कि माहौल का एक 3D नक्शा बनाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत मजबूत डेटा सुरक्षा नियमों की जरूरत होगी। ठीक है, ये समझना जरूरी था। तो अब हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जो हर जगह पहुंचता है, बिजली की रफ्तार से काम करता है, खुद सोचता है और अब तो महसूस भी कर सकता है। ये सब सुनने के बाद असल दुनिया में इसका क्या मतलब होगा? इससे आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत गहरा होगा। पाठक अपनी किताब में कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमारी कल्पना को चुनौती देते हैं। सबसे पहले होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंस। होलोग्राफिक? हाँ, कल्पना कीजिए कि आप दिल्ली में बैठे हैं और आपका कोई प्रियजन लंदन में है। आप उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखेंगे बल्कि उनका एक 3D होलोग्राम आपके सामने कमरे में मौजूद होगा। मतलब सच में? बिल्कुल। आप उनके चारों ओर घूम सकते हैं और हैप्टिक फीडबैक टेक्निक से शायद आप उनसे हाथ भी मिला पाएंगे।
और स्पर्श महसूस कर पाएंगे। क्या आप बात कर रही हैं? ये तो स्टार ट्रेक फिल्म जैसा लग रहा है। क्या ये सच में संभव है? 6G की टेराबिट स्पीड और माइक्रोसेकंड लेटेंसी के साथ ये बिल्कुल संभव है। सोचिए, होलोग्राफिक मीटिंग्स या आपने पसंदीदा बैंड का लाइव कॉन्सर्ट अपने लिविंग रूम में अनुभव करना। वाओ! दूसरा बड़ा बदलाव स्वास्थ्य सेवा में आएगा। एक्सटेंडेड रियलिटी हेल्थ केयर के जरिए मुंबई का एक बड़ा सर्जन बिहार के किसी छोटे से गांव के अस्पताल में रोबोट की मदद से एक जटिल ऑपरेशन कर पाएगा। और उसे लगेगा जैसे वो वहीं मौजूद है। बिल्कुल, डॉक्टर को ऐसा महसूस होगा जैसे वो खुद ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। ये तो लाखों जानें बचा सकता है। और किताब में डिजिटल ट्विन्स का भी जिक्र है, जो एक बहुत बड़ा बाजार बताया जा रहा है। हाँ, ये उद्योगों के लिए क्रांति है। डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी भी भौतिक चीज का एक हूबहू वर्चुअल जुड़वा बनाना। जैसे सोचिए, किसी पूरी फैक्ट्री का एक डिजिटल ट्विन बना लिया गया जो रियल टाइम में ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे असली फैक्ट्री। अब आप उस वर्चुअल फैक्ट्री में कोई भी बदलाव करके देख सकते हैं, बिना असली फैक्ट्री को बंद किए या कोई पैसा खर्च किए। अच्छा। किताब का अनुमान है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही इसका बाजार $250 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। और ISX की वजह से एक नया बिजनेस मॉडल भी बनेगा, है ना? सेंसिंग एज अ सर्विस। बिल्कुल, नेटवर्क कंपनियां अब सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बेचेंगे, वो ISX से मिला हुआ माहौल का डेटा भी बेचेंगे, जैसे शहर की ट्रैफिक जानकारी, हवा में प्रदूषण का स्तर, या किसी इलाके में लोगों की आवाजाही का पैटर्न। सही पकड़ा। ये डेटा स्मार्ट सिटी बनाने, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने और आपदा प्रबंधन में बहुत काम आएगा। पूरी चर्चा में स्रोत में भारत पर खास जोर दिया गया है। ऐसा क्यों है? भारत के लिए इसमें क्या खास अवसर है? भारत के पास इस बार एक अनोखा रणनीतिक मौका है। 3G और 4G में हम पीछे रह गए थे और 5G में हमने तेजी से बराबरी की। लेकिन 6G की दौड़ में हम दुनिया के साथ शुरू कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जियो और एयरटेल ने पूरे देश में जो 5G नेटवर्क बिछाया है वो स्टैंड अलोन यानी SA नेटवर्क है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो 4G के कोर पर निर्भर नहीं है। ये 6G में अपग्रेड करने के लिए एक बहुत मजबूत और आधुनिक नींव है। तो इस नींव पर भारत क्या बना सकता है? अपार संभावनाएं हैं। सबसे पहले ग्रामीण परिवर्तन। NTN नेटवर्क यानी सैटेलाइट और ड्रोन भारत के उन 6 लाख गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ सकते हैं जहां आज भी फाइबर पहुंचाना एक सपना है। सही बात है। कृषि में खेतों के डिजिटल ट्विन बनाकर फसल की पैदावार का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा, जिससे किसानों को सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण में? निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवा में रिमोट XR सर्जरी शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच की खाई को पाट सकती है। और विनिर्माण में? गुजरात, तमिलनाडु जैसी जगहों पर? हाँ, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्यों में डिजिटल ट्विन फैक्ट्रियों से उत्पादकता में 20 से 30% की भारी वृद्धि हो सकती है। वाह! किताब का अनुमान है कि अगर भारत सही कदम उठाए तो 2035 तक भारत की 6G अर्थव्यवस्था $100 बिलियन से ज्यादा की हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी। तो आज हमने 5G की सीमाओं से लेकर 6G की उस दुनिया तक का एक लंबा सफर तय किया, जहां होलोग्राफिक दोस्त हैं, महसूस करने वाले नेटवर्क हैं और AI से चलने वाली एक पूरी दुनिया है। ये सिर्फ डाउनलोड स्पीड बढ़ाने से कहीं ज्यादा है। ये कनेक्टिविटी की परिभाषा को ही बदल रहा है। बिल्कुल। अगर मुझे इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो होगी कनेक्टिविटी से कनेक्टेड इंटेलिजेंस की ओर एक छलांग। कनेक्टेड इंटेलिजेंस? हाँ, नेटवर्क अब सिर्फ डेटा पहुंचाने वाला एक बेजान पाइप नहीं रहेगा, बल्कि एक बुद्धिमान, महसूस करने वाला, सोचने समझने वाला ताना बाना बन जाएगा, जो हमारे भौतिक और डिजिटल जीवन को एक साथ बुन देगा। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में भविष्य की एक झलक भी दी गई है, 7G की। जी। उसमें न्यूरल इंटरफेस कनेक्टिविटी और इंटरनेट ऑफ सेंसेस जैसी बातों का जिक्र है, जहां शायद हमारे दिमाग सीधे नेटवर्क से जुड़ सकें और स्पर्श, स्वाद और गंध जैसी इंद्रियों की जानकारी को भी ट्रांसमिट किया जा सके। ये तो बहुत आगे की बात है। हाँ, और ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। जब हमारी भौतिक और डिजिटल दुनिया इस तरह पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी, तो नेटवर्क कहाँ खत्म होगा और हम कहाँ शुरू होंगे? मानव अनुभव के लिए इसका क्या अर्थ होगा जब हमारी इंद्रियों को भी डिजिटाइज और प्रसारित किया जा सके?